अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं आपका होस्ट रिजवान अली। जैसे कि आप जानते हैं हम रोज़ाना हम जब लाइव होते हैं तो हमारे साथ कोई ना कोई गेस्ट मौजूद होता है। आज भी हमारे साथ एक ऐसी गेस्ट हैं जिनका नाम नबीला कमल है। आप लाहौर से बिलोंग करती हैं। मज़ीद उनके बारे में जानने के लिए आई वुड रिक्वेस्ट यू नबीला, वुड यू लाइक टू टेल अबाउट योरसेल्फ to our viewers? Yes, thank you. First of all, thank you very much for calling me in your show and giving me this opportunity to talk to the people. Um, मेरा नाम नबीला कमल है। आई एम फॉरेन लैंग्वेज टीचर। मैंने टीचिंग जो है अपने एज अ स्टूडेंट जो जब मैं पढ़ती थी उसके साथ ही स्टार्ट कर दी थी। तो मतलब मेरा प्रोफेशनल करियर जो है एज अ स्टूडेंट ही बिगिन हो गया था। तो उसमें मैंने काफी प्रोग्रेस की। बेसिकली अगर एज फार एज माय एजुकेशन इज कंसर्न, आई वुड लाइक टू टेल यू, मैंने बीएससी की बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री में, फिर बीएड साइंस एजुकेशन में किया। इसके बाद मैंने एमए इंग्लिश लिटरेचर एंड लैंग्वेज टीचिंग में किया। और इसके बाद मैंने टीचिंग स्टार्ट की। मैंने लोकली लाहौर के रिनोन्ड स्कूल्स में टीच किया। मैंने डिफरेंट सब्जेक्ट्स को टीच किया है। ये स्पेसिफिकली नहीं था कि मैं किसी एक मास्टर्स जो मेरा टारगेट सब्जेक्ट है उसी को मैं टीच करती। बीइंग अ टीचर, आई टॉट डिफरेंट सब्जेक्ट्स, व्हाटएवर सब्जेक्ट वाज ऑफर्ड टू मी। जो भी मुझे अपॉर्चुनिटी दी गई उसको मैंने एक्सेप्ट किया, उसमें मैंने वर्क किया। तो जो स्पेशलिटी है मेरी, जिस चीज ने मुझे स्ट्रॉन्ग किया टीचिंग में, दैट इज कंसिस्टेंसी से मैंने काम किया। और इस वजह से जो है इंटरनेशनल लेवल पर भी मैंने वर्क किया, वहां पर भी पढ़ाया। तो इंशाल्लाह ताला अब मेरी कोशिश है कि मैं अपनी ये कोशिश जो है। हेलो। आई थिंक हमारा जो है वो राब्ता मुनक़ता हो गया है नबीला से। नबीला, आप मुझे सुन पा रही हैं? जी जी, मैं हेलो। आपको सुन रही हूँ। अच्छा यस। अच्छा। ओके। तो मजीद आगे बढ़ते हैं। आप ये बताएंगे, आपने जिक्र किया कि आपने इंटरनेशनली भी स्टूडेंट को टीच किया है। तो किस कंट्री में आप गई और क्या पढ़ाती थी वहाँ? मैं ओमान टीचिंग के गई हवाले। थी। जी जी। जी, टीचिंग के लिए पाकिस्तान स्कूल मस्कत ओमान एम्बेसी के स्कूल में ओवरसीज एजुकेशन डिपार्टमेंट के जरिए जो है ना, ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए है वहाँ पर हायर सेकेंडरी स्कूल। तो मैंने वहाँ पर डिफरेंट ग्रेड्स को पढ़ाया, जूनियर, मिडिल सेक्शन एंड हायर सेकेंडरी क्लासेस आल्सो, जनरल साइंस, बायोलॉजी एंड इंग्लिश लैंग्वेज। ग्रेट। अच्छा, तो कैसे आप जो है टीचिंग के कल्चर को डिफरेंशिएट करते हैं पाकिस्तान और ओमान में? अ, थोड़ा एजुकेशनल कल्चर के बारे में बताएंगे। वहाँ ओमान के बारे में और पाकिस्तान के बारे में क्या डिफरेंट है? जी। अच्छा, अब इसमें डिफरेंस जो है वो एजुकेशन सिस्टम तो वही है जो पाकिस्तान का गवर्नमेंट स्कूल्स का एजुकेशन सिस्टम है। हमारा करिकुलम वगैरह सब कुछ, या फिर यहाँ पे जो रिनोन पाकिस्तान के जो स्कूल्स हैं प्राइवेट सेक्टर्स में हैं, तो जूनियर लेवल पर उनका वही सिलेबस करिकुलम वगैरह इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। वहाँ पर डिफरेंस ये आ जाता है कि वहाँ पर टीचिंग मेथोडोलॉजी और स्टूडेंट्स के साथ इंटरएक्टिव लर्निंग को प्रमोट किया जाता है। मीन्स स्टूडेंट्स आर एक्टिव लर्नर्स। whatsoever we are teaching them, they can do that thing. They means they are active speaker, they are active writers. um, हमारा टीचिंग मेथड ही ऐसा होता है वहां पर, मतलब कि बच्चों को फोर्स किया जाता है कि वो जो पढ़ रहे हैं, दे शुड लर्न हाउ टू डू इट। लर्निंग बाय डूइंग जिसको कहते हैं, तो उस इस चीज को प्रमोट किया जाता है। तो एक्टिविस्ट बहुत ज्यादा, बट स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा एक्टिव रखा जाता है। यहाँ पर हमारे पाकिस्तान के कल्चर में अगर देखा जाए तो ज्यादातर स्कूल में जहाँ पे मैंने वर्क किया या जिस हद तक मुझे मालूम है, तो स्टूडेंट्स आर नॉट एक्टिव लर्नर्स, दे आर मोस्टली पैसिव।
लैंग्वेज के हवाले से वहाँ पर तो जनरल एटमॉस्फेयर ही ऐसा होता है आपके सराउंडिंग्स में ही, कि वैसे ही बच्चे को जो है ना सोसाइटी से ही स्पोकन उनकी बहुत जल्दी इम्प्रूव हो जाती है। छोटे सी क्लास में बच्चे बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, दे आर वेरी गुड स्पीकर, दे आर पाकिस्तानी, दे बिलोंग टू पाकिस्तानी फैमिलीज। तो वो बिल्कुल ऐसी ही पाकिस्तानी फैमिलीज हैं जो यहाँ हमारे पाकिस्तान में होती हैं, पाकिस्तान की सिटीज में। लेकिन यहाँ पर बच्चों को जो है एक्सपोजर नहीं है लैंग्वेज का, जिसकी वजह से ये स्कूल्स में भी और घरों में भी पैसिव लर्नर्स रहते हैं। दे डोंट हैव कमांड ओवर द लैंग्वेज, दे डोंट यूज द लैंग्वेज एक्चुअली। अगर वो साइंस पढ़ रहे हैं तो वो उस लैंग्वेज के जरिए अपने अपने किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू को या जो उनका कॉन्सेप्ट है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। बट देयर दिस थिंग डज नॉट हैपन, इट इज वेरी इजी टू वर्क देयर, टू कम्युनिकेट विद देम, बिकॉज दे आर प्रोफिशिएंट इन लैंग्वेज। बहुत जबरदस्त। अच्छा, ये बताएंगे कि एक इंग्लिश टीचर के लिए आप क्या समझते हैं, ऐसी कौन सी जो है वो खूबियां, कौन से महारत जो है जो है होनी चाहिए, जरूरी है? इंग्लिश टीचर देखें, इंग्लिश जो है हम अगर जैसे मैंने पाकिस्तान में पढ़ाई तो पहले ये एज अ सेकंड लैंग्वेज, पाकिस्तान में इंग्लिश को एज अ सेकंड लैंग्वेज पढ़ाया जाता है। फिर इसके बाद मैंने फॉरेन लैंग्वेज एज अ फॉरेन लैंग्वेज वर्क किया ओमान में। वो एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर इंग्लिश जो है वो एक एज अ फॉरेन लैंग्वेज टीच की जाती है, मतलब कि दैट इज एन अरेबिक स्पीकिंग कंट्री, और वहाँ पर डिफरेंट लैंग्वेजेस लोग बोलते हैं। तो जो भी कोई फॉरेन लैंग्वेज होती है जैसे कि इंग्लिश हो गया, उसका भी स्टेटस डिफरेंट हो जाता है। दैट इज नॉन नेटिव स्पीकर, देयर द पीपल आर नॉन नेटिव्स, बट इंग्लिश इज स्पोकन एज अ, इंग्लिश इज स्टडीड एंड लर्न एज अ फॉरेन लैंग्वेज। सो ये कल्चर टू कल्चर डिपेंड करता है कि हम अपने अंदर कैसी कैपेबिलिटीज पैदा करते हैं। तो हम, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मोटिव क्या है, स्टूडेंट्स को आप कैसे ट्रेन करना चाहते हैं, तो उसी तरह के गोल सेट किए जाते हैं, वैसे ही आप अपने अंदर एबिलिटीज जो है वो डेवलप करते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज फॉर द इंग्लिश टीचर, उसको कम्युनिकेटिव कम्युनिकेशन स्किल्स आनी चाहिए। उसकी अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, और दूसरा उसे दूसरों को ट्रेन करना भी आना चाहिए। वो आप जूनियर लेवल पर करें या सीनियर लेवल पर करें, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स अगर आपको आती हैं तो आप तो किसी को भी सिखा सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त आपने बातें शेयर की कि कम्युनिकेशन स्किल्स जो है ना वो स्ट्रांग होनी चाहिए। अच्छा, अगला सवाल ये है कि जो हमारे स्टूडेंट होते हैं उनमें बेसिक प्राइमरी से बहुत सारे देहाती इलाकों में उनको इंग्लिश नहीं पढ़ाया जाता, और इंग्लिश हम जो बच्चे आते हैं वो 6th क्लास में फिर वो गवर्नमेंट स्कूल में इंग्लिश पढ़ते हैं। तो प्राइवेट में तो शुरू से पढ़ाया जाता है। तो कौन सी ऐसी जो चीज़ें हैं वो हम निसाब में तब्दील करें जिससे कि बच्चा जो है ईज़िली इंग्लिश पढ़ना सीख जाए और आगे चलकर उसकी जो कम्युनिकेशन लैंग्वेज जो इंग्लिश है वो स्ट्रांग हो? ये तो बहुत बड़ा फ्लॉ है जिसकी कि आप बात कर रहे हैं, कि हम डायरेक्ट बच्चों को 6 क्लास से इंग्लिश पढ़ाना शुरू कर दी जाती है। ये तो एक मेथड है। लर्निंग डिसेबिलिटीज होती हैं जो कि इस तरह से पढ़ाने से एकदम से कोई चीज इंट्रोड्यूस करें किसी भी हाई लेवल पे, तो और उसकी कोई मेथड और टेक्निक आप यूज नहीं करते, तो उस बच्चों के अंदर लर्निंग डिसेबिलिटीज आ जाती हैं। उनका माइंड उस तरह से ट्रेन होता ही नहीं है। रीडिंग भी एक मेथड है। तो ये स्टेप बाय स्टेप जो है स्ट्रेटजीज होती हैं जिसको अडॉप्ट करना चाहिए। अब गवर्नमेंट लेवल पर ऐसा कुछ नहीं है, तो टीचर को खुद ही सीख लेना चाहिए। जैसे कि अगर बच्चे को रीडिंग करना सिखानी, कि बच्चा खुद रीड करे। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। मेरे पास अफगानिस्तान के स्टूडेंट्स भी, मतलब कि क्लास में ज्यादा जो मैंने खुद लर्न किया वो मैंने ओमान में जब इंग्लिश टीच की, तो वहां पर क्योंकि वो डिफरेंट नेशनैलिटी के बच्चे बैठे होते थे ना, अफगानिस्तान के बच्चे भी हैं, हमारे खैबर पख्तूनख्वा के स्टूडेंट्स भी थे, और फिर उसके बाद सिंध के भी स्टूडेंट्स हैं, और फिर कुछ फिलीपींस भी हैं। तो
हर किसी को जब हम देखते हैं, सिर्फ अगर एक मैं एग्जांपल लूँ, रीडिंग, अगर हमने रीडिंग बच्चों को सिखानी है तो डायरेक्ट अगर कोई 6 क्लास में आप उनको बुक इंट्रोड्यूस कर देते हैं और एक टीचर रीड कर रहा है और बच्चे उसको तो याद कर रहे हैं, उसकी रिकग्निशन नहीं हो रही। वो उस एक सेंटेंस आप पढ़ेंगे, बेशक पहले वर्ड आप उसको पढ़ना सिखाते हैं, वो वर्ड उसको अब बोलेंगे, वो बच्चा आपके पीछे रिपीट करेगा, तो क्या आप क्या कर रहे हैं, आप उसको रोट लर्निंग सिखा रहे हैं। वो उस वर्ड की पिक्चर अपने माइंड में जो है वो कैप्चर कर लेता है, वो वर्ड उसको याद हो जाता है कि इसको ऐसे बोलना है। और फिर वो उनकी अपनी नेटिव लैंग्वेज भी होती है, उससे फिर वो एसिमिलेट कर लेते हैं, मतलब कि अगर बच्चा उर्दू बोलता है तो उससे उसको पता चल जाता है, साउंड्स उनको आती होती है। तो इंग्लिश सीखने के लिए स्पेसिफिकली जो है, आप मेथोडोलॉजी को चेंज करें, टीचर को अपने प्लेस पर जो है, रीडिंग है तो रीडिंग मेथड आप सीखें कैसा है, और ये कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं होता। मीन्स आप 1 मंथ में एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ बच्चों को सिखाएं, तो बच्चे को आप कोई भी बुक दे दें वो खुद पढ़ना शुरू हो जाते हैं। मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है। तो बजाय इसके कि आप हर क्लास में जाएं और बच्चे को हर लेसन जो है वो 3 टर्म्स में, अगर आपने जितने भी लेसन पढ़ाने हैं बच्चों को, तो वो हर लेसन आप रीड करके बताएं। हर जहाँ पर भी एक एक इंडिविजुअल स्टूडेंट को तो हम उसकी रीडिंग को इम्प्रूव नहीं कर सकते, हाँ अलबत्ता स्टूडेंट को वर्ड्स की रिकग्निशन करके कि वर्ड्स को किस तरह। हेलो। जी आप आपकी आवाज अच्छा। ये एक और सवाल ये है कि जो आपने तो बताया जो सजेशंस थे आपके कि किस तरह से जो है इम्प्रूव किया जा सकता है। आप किस मेथोडोलॉजी के तहत कैसे बच्चों को इंग्लिश पढ़ाती हैं सिखाती हैं? क्योंकि ये शायद लंबा हो जाएगा प्रोग्राम अगर हम इस पे बात करें, लेकिन मुख्तसरन आप बताएंगे कि आप किस तरीके से पढ़ाती हैं बच्चों को? hands-on activities, interactive interactive activities and active learning strategies, means कि question answer sessions, make the student to speak in the class any topic, show them videos and audios, enhance their listening skills and स्टूडेंट्स को अगर हम कोई भी एक छोटा सा टॉपिक है, कुछ पार्क भी है ना बच्चों को, लाइक अम्यूजमेंट पार्क, उसी का नहीं मालूम होता, अम्यूजमेंट उन्होंने कभी वर्ड ही नहीं पढ़ा होता, तो अगर आप उस अम्यूजमेंट पार्क की उसको वीडियो दिखा देते हैं क्लास में, तो वो आपको खुद ब खुद बहुत कुछ बता देंगे। तो आप उनको फिर वोकेबलरी प्रोवाइड करते हैं, क्वेश्चन आंसर सेशंस कंडक्ट करते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस उसको बताते हैं, देन इफ यू से द चाइल्ड टू राइट इट, दे विल राइट बाय देमसेल्फ। उसमें बच्चे को कुछ भी नहीं आपको करने की जरूरत, आपकी एफर्ट्स जो है ना, आपका वर्क बहुत कम हो जाता है। आपकी बच्चे को ना याद करने की जरूरत है, वो एक्टिव है ना, वो वॉच कर रहे हैं, वो क्वेश्चंस के आंसर्स दे रहे हैं, दे आर स्पीकिंग इन द क्लास, दे आर डिस्कसिंग इन द क्लास। वो टच करें किसी चीज को, मीन्स अगर उनको वीडियो शो कर रहे हो तो से देम पॉइंट दैट थिंग, व्हाट इज द नेम दैट थिंग, दिस इज एक्टिव लर्निंग। तो उस एक्टिव होने से जो है ना, वो चीजें उनको फौरन याद हो जाती हैं और वो लॉन्ग लास्टिंग लर्निंग होती है, एंड दे विल बी एबल टू स्पीक एंड राइट। बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, नबीला, आप लाहौर में रहती हैं, शायद टीचिंग भी वहाँ पे आप करती हैं, तो आप अपने इस जो है जो प्रोफेशन को आगे दूसरों तक फैलाने के लिए क्या इरादा रखती हैं, क्या करना चाहती हैं? मैंने आपको बताया कि मैंने अभी तो मुझे बहुत ज्यादा लोगों से जिसने भी मुझसे बात की, वैसे भी कॉमनली मैंने इस चीज को देखा, ये कोविड-19 की सिचुएशन की वजह से, तो मैंने इरादा किया है कि तकरीबन तमाम स्ट्रेटजीज जो लोगों के पास जो है ना, ये कंटेंट नहीं होता, फॉरेन लैंग्वेज को आपने कैसे सीखना है, तो कैसे सिखाना है या कैसे सीखना है। एक सिंगल पर्सन है जो मैट्रिक इंटरमीडिएट का मैट्रिक का स्टूडेंट है, उसको भी नहीं मालूम होता कि क्या कंटेंट हमें सीक्वेंस में सीखने चाहिए, तो रिसोर्स अवेलेबल नहीं है इजीली। तो मैं रिसोर्स प्रोवाइड करूंगी यूट्यूब पे, सारा रिसोर्स इसके लिए,
तो उसके बाद तो आप जितनी प्रैक्टिस करते हैं तो आप बहुत अच्छे तरीके से कम्युनिकेशन कर सकते हैं, कम्युनिकेटर बन सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स में जो है ना वो आप एक्सीलेंस गेन कर सकते हैं कि अगर आपके पास लैंग्वेज का बेसिक रिसोर्स है, कंटेंट नॉलेज है, तो बेसिक ये चीज जो है ना वो लैक करती है। मैंने बहुत सी बुक्स भी देखी तो सब कुछ, हालांकि जब मैं पढ़ती थी हमें यूनिवर्सिटी में इतना तो मिसगाइड नहीं किया जाता जितना कि आजकल पढ़ने वालों को मिसगाइड किया जाता है। बुक्स में जिस तरह से लिखा हुआ होता है तो वो तो मीन्स कि आपने इंग्लिश को सीखना मुश्किल बनाया हुआ है। जिस तरह की बुक्स आप यहाँ पर जो गाइड बुक्स या दूसरी बुक्स जो है वो इंट्रोड्यूस की जाती हैं वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो गई। इतनी डिफिकल्ट तो ये लैंग्वेज है नहीं। अच्छा, बहुत खूब। अच्छा, आप बता रही हैं कि आप जो है ना आगे चल के रिसोर्स प्रोवाइड करेंगे इंग्लिश सीखने के लिए, तो क्या किस चैनल के थ्रू, कौन से सोर्स के थ्रू आप जो है वो प्रोवाइड करेंगे, और क्या होगा आपका चैनल, या आप कोई यूट्यूब चैनल जो खोलना चाहेंगे उसका क्या नाम होगा, ताकि हमारे नाजरीन भी आपकी टीचिंग का मेथड जान सकें और आपसे सीख सकें। टीचिंग मेथड तो उसमें डिफरेंट होगा। यूट्यूब पे ही अभी मैंने अपने नाम से ही, मेरा इरादा है नबीला कमल के नाम से ही मैं यूट्यूब चैनल लॉन्च करूंगी। और उसमें लैंग्वेज का कंटेंट नॉलेज, और इसके अलावा मैंने रिसर्च की थी मास्टर्स में एन एक्टिविटी बुक ऑन स्पीकिंग स्किल, हाउ टू डेवलप स्पीकिंग स्किल। तो उसके लिए बहुत सी एक्टिविटीज जो है वो मैंने रिवाइज की थी। तो वो कुछ रिसोर्स मटेरियल जो है मैं अपलोड करूंगी जिसमें डिफरेंट ड्रामाज, स्पीचेस, डिस्कशंस, बहुत सी चीजें उसके अंदर जो है 35 मेरे पास एक्टिविटीज जो मैंने मेरे टीचर्स ने गाइड किया था तो उसके लिहाज से मैंने कुछ जो है वो प्रिपेयर की थी। तो तब तो वो एप्लीकेबल नहीं था जब मैंने किया था, हमारे पाकिस्तान में इस चीज का कोई रुझान नहीं था। अब जो है चूंकि मैंने जब ये मैं ऑनलाइन आई हूँ, मतलब इससे मैंने कनेक्ट हुई हूँ इस प्लेटफॉर्म पे, तो फिर मुझे समझ लग रही है कि मैं इस चीज को जो है ना एक्सपोज कर सकती हूँ ताकि दूसरे इससे फायदा हासिल करें। तो लैंग्वेज का कंटेंट नॉलेज एंड एक्टिविटीज फॉर स्पीकिंग स्किल, क्योंकि मैंने इसके ऊपर रिसर्च की हुई है इस वजह से। और इसके अलावा मैंने फेसबुक ग्रुप भी बनाया है, तो लर्न इंग्लिश विद नबीला कंवल, उसमें मैं वीकली जो है मैं एक लेक्चर अपलोड करूंगी या फिर हेलो। जो कोई भी पढ़ना चाहते हैं, मतलब कि कोई चीज सीखना चाहते हैं तो वहां से फ्रीली सीख सकते हैं। पीपल कैन बहुत कनेक्ट विद खूब, मी। बहुत ज़बरदस्त। अ, अच्छा, और आप जो है वो बता रही थी कि आप राइटिंग पे भी काम करना चाहते हैं, तो किस तरह की राइटिंग पे आप लिखना चाहते हैं, कौन से राइटिंग पीस होंगे आपके जिन पे आप काम करेंगी? मैंने एकेडमिक राइटिंग पे काम किया हुआ है। मैंने एकेडमिक्स की कोई भी असाइनमेंट्स हो किसी भी सब्जेक्ट की, सोशल साइंसेज एंड बायोलॉजिकल साइंसेज जो है इससे मैं इजीली जो है वो वर्क कर लेती हूँ। मैंने एक अपनी वेबसाइट बनाई हुई है न्यूट्रिशन इनसाइट, उस पे भी मैंने, वो चूंकि ग्रुप में है बहुत से लोग उसमें एज अ राइटर अपने आर्टिकल्स अपलोड करते हैं, मैं भी करती हूँ। तो एजुकेशन के हवाले से और बायोलॉजिकल साइंसेज एंड सोशल साइंसेज ये मेरे एरियाज ऑफ इंटरेस्ट हैं जिसमें मैं एकेडमिक राइटिंग करना चाहती अच्छा, हमारे जो देखने वाले नाजरीन हैं, स्पेशली टीचर्स, उनको उनके इंग्लिश स्किल डेवलप करने के लिए, या जो है उनको एज इंग्लिश टीचर बनने के लिए आप क्या सजेशन देंगे कि वो ऐसा क्या करें कि वो भी इंग्लिश ईजिली पढ़ा सकेंगे? अपनी इंस्ट्रक्शंस सबसे पहले से आप लैंग्वेज सीखते हैं लिसनिंग से, सेकंड स्किल स्पीकिंग, फिर रीडिंग, फिर राइटिंग। तो जब आप क्लास में जाते हैं तो आपको खुद पहले मतलब कि अगर आपने इंस्ट्रक्शन देनी है स्पीक इन इंग्लिश, जबकि आपके स्टूडेंट्स भी उसको इंग्लिश में लिसन करें, उनकी लिसनिंग स्किल्स जो है वो पॉलिश हो, वो आपको आपकी इंग्लिश तो समझ सकें जैसी भी होगी। तो फिर उसके बाद आप उनको जो है खुद अगर रीड करते हैं तो उनको इंग्लिश में एक्सेंट अपना बेहतर करें, और राइटिंग बच्चों को सिखाएं इसी तरह से। यही है कि आप लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग जो है अपनी बेहतर करें ताकि बच्चों की भी बेहतर हो सके।
बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, ऐसे कोई वेबसाइट या ऐसे कोई जो चैनल्स जो यूट्यूब पे हैं, आप ऐसे सजेस्ट करेंगे जो टीचर्स जो हैं उससे अपना एक्सेंट और रीडिंग और राइटिंग स्किल्स को बेहतर करके बच्चों को सिखा सकेंगे? बहुत से हैं, ब्रिटिश काउंसिल जो है ना, ब्रिटिश काउंसिल की वेबसाइट पे, वहां पे आपको अब बहुत मटेरियल मिल जाता है। उसमें आप वीडियोस डाउनलोड भी कर सकते हैं, और वो बच्चों को, वो चिल्ड्रन के लिए भी होती हैं। ब्रिटिश काउंसिल ने किड्स के लिए एज ग्रुप के हवाले से अलहदा अलहदा दी हुई है। क्या इस एज ग्रुप के बच्चे अलहदा करेंगे, इस एज ग्रुप के बच्चे जो हैं वो ये चीजें सीखना चाहते हैं, वहां पर आपके पास जो है हर चीज अवेलेबल है। मेजर सोर्स वो है। इसके अलावा अगर आप सर्च करना चाहते हैं, मैं अपना जो यूट्यूब उसको रेफर करूंगी, नबिया कमल के नाम से, जो अभी जो मैं लॉन्च करूंगी उसको विजिट करें। तो वैसे जो है आपको सही सेंस, जो करेक्ट जिसको कहते हैं ना इंग्लिश स्पीकिंग, नेटिव इंग्लिश लर्निंग के लिए जो है वो ब्रिटिश काउंसिल की वेबसाइट, वहां पर। थैंक यू नबीला, वंस अगेन थैंक यू सो मच। आप हमारे प्रोग्राम में आई। आखिर में जो है कोई मैसेज आम पब्लिक के लिए, नौजवानों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए देना चाहेंगी तो आप हमारे नाजरीन को मैसेज कोई जो है ज़रूर दें, ताकि वो अपने लाइफ में भी प्रैक्टिकली वो चीज़ें जो है वो प्रैक्टिकली यूटिलाइज करें और अपने आप को डेवलप कर सकें। जी, अगर आपने अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए कुछ करना है तो को जो है ना कंटिन्यूसली कुछ वक्त जो है अपने स्किल के ऊपर स्पेंड करें। एक्सपर्ट्स तो कहते हैं कि 20 डेज में एक स्किल आप डेवलप कर सकते हैं। तो आप कोशिश करें, कोई भी स्किल आपने अगर गेन करनी है, आजकल जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में कहते हैं कि आपके टॉप 10 स्किल्स हैं, तो उसमें टीचर्स के लिए जो रिक्वायर्ड हैं आइंदा आने वाले सालों में, जो आपको जॉब लेने में, आगे जाने के लिए, बड़ी बड़ी कंपनीज में जाने के लिए जो रिक्वायर्ड हैं, वो वहां से अगर आप देखें तो जो टीचर्स के हवाले से है, वो इंटरएक्टिव एक्टिव लर्निंग स्ट्रेटजीज जो है ना, एक्टिव लर्निंग स्ट्रेटजीज, ये एक स्किल है जो कि आपके जो फ्यूचर में इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। तो ये कैसे डेवलप होगी, जब तक आप उस स्ट्रेटजीज को प्रैक्टिकली करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो आप उसमें प्रोफिशिएंट होंगे, देन यू विल बी इन डिमांड इन प्रोफेशन। बहुत ज़बरदस्त। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद थी नबीला कंवल, जो इंग्लिश टीचिंग के हवाले से और फॉरेन लैंग्वेज के हवाले से हमें बता रही थी। वो ये इरादा रखती हैं और एक जो है अपना एक यूट्यूब चैनल जो है स्टार्ट करने वाली हैं, जिसमें हमें इंग्लिश सीखने के लिए बहुत ज़्यादा मवाद मिलेगा। और मैं आपको गुज़ारिश करूँगा कि आप ज़रूर उनके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वहाँ से सीखने की कोशिश करें, ताकि जो इंग्लिश एज़ अ कम्युनिकेशन लैंग्वेज है, फ़ॉरेन लैंग्वेज है और हर चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। और आजकल उसकी ज़रूरत बहुत है, क्योंकि दुनिया, हम जिस एज में रहते हैं वो एज ऑफ कम्युनिकेशन है, जो इंटरनेट के साथ जुड़ा हुआ है। और सबसे ज़्यादा बोलने वाली जो राब्ते की ज़ुबान है, जिसके ज़रिए हम सीखते हैं या आगे चलकर हमें एकेडमिकली जो फ़ायदा होगा, जो लर्निंग के लिए जो भी बुक्स हैं वो इंग्लिश में हैं, तो ज़रूरी है कि हम इंग्लिश सीखें। और मोबाइल के थ्रू जो है वो मोबाइल यूज़ करने के लिए भी हमें इंग्लिश आना चाहिए। इसी के साथ ही हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। वंस अगेन नबीला, थैंक यू सो मच, यू हैव जॉइन्ड आवर प्रोग्राम एंड थैंक यू सो मच। नाज़रीन, हम आपसे इजाज़त लेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।